तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या था, या तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करता ही नहीं है, करता है तो कॉस्ट पे करता है या कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट करता है। आज हम सीख रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर कर रहा है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, जैसे दूसरों को ट्रांसफर करता है वैसे इनको भी ट्रांसफर कर रहा है। तो कैसे होगा, बहुत आसान है। इस पूरे चैप्टर में एक ही बात है, एक ही टेंशन की बात है आपके लिए, स्टॉक रिजर्व निकालना। तो पता है मेन मार्क्स भी उसी के ही होते, तो बस स्टॉक रिजर्व निकालना मेन मुद्दा है। प्रॉफिट निकालने में तो 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, उसके नंबर भी ज्यादा नहीं होते। मेन होता है कि एक जनरल जो कॉमन P&L अकाउंट होता है उसमें स्टॉक रिजर्व कैसे निकाला जाए। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा है, रूलिंग मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर कर रहा है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को। तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसकी सेल है और जिसको मिल रहा है उसकी परचेजेस हो जाएगी। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए कि एक्चुअल में यहाँ होना क्या है। फर्म के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का नाम है क्लॉथ और एक का है रेडीमेड गारमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट है। फर्म मेक्स द क्लॉथ itself आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाई बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट एज इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लॉथ है एक रेडीमेड है। जो रेडीमेड डिपार्टमेंट है उसे क्लॉथ डिपार्टमेंट से कपड़ा मिलता है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस देखो, परचेजेस देखो तो क्लॉथ डिपार्टमेंट की परचेजेस 18 लाख है और जो रेडीमेड डिपार्टमेंट है उसकी जो परचेजेस है वो क्या है, केवल 24,000। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, ट्रांसफर किया है 4 लाख रुपए का कपड़ा क्लॉथ डिपार्टमेंट ने, जो लगभग 6 लाख में बेचा है। तो इसका मतलब हमारा कपड़ा ज्यादा बिकता है। हमारी सेल कपड़े की देखो 20 लाख रुपए की सेल है, तो कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता है। क्लॉथ डिपार्टमेंट हमारा सेल लिहाज से बहुत बड़ा है, रेडीमेड इतना ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट हमारे लिए नहीं है। अब रेडीमेड की मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है और सेलिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है। The stock in the ready-made cloth department may be considered as consisting of 80% of the cloth and rest as expense। अगर ये बात नहीं दे रखी होती तो हम प्रोपोर्शनेट निकालते कि जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड का उसमें कितना कपड़ा है और कितने बाकी के खर्चे हैं, वो रेशो में निकालते जो उसका रेशो आता। यहां उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बता दिया। क्लॉथ डिपार्टमेंट जीपी निकालता है 2014-15 में, ये हमारा जो है 31 मार्च 2016 का डाटा है और लिखा है 14-15 में 25% का प्रॉफिट लिया। तो ये ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व बनाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वो है जो पिछले साल आया था और पिछले साल जो आया था उसमें पिछले साल प्रॉफिट लिया था, उसमें प्रॉफिट 25% लिया था, ऐसा बता रखा है। जनरल एक्सपेंसेस हैं 1,80,000 और वो कितने कितने दोनों डिपार्टमेंट के हमें नहीं बताया। इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो जनरल P&L में लिखना है, क्योंकि दोनों खर्चों को बांटने की कोई इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी। सबसे पहले हम एक वो काम करते हैं कि मान लिया अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 2-3 नंबर का काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूं, साथ साथ बनाते। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जिसके 2 कॉलम बन जाएंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ईयर एंडिंग है
31st March 2016. Particulars, cloth department, ready-made, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है उसे लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 और 48,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, साथ साथ करिए आप, बिल्कुल साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइए। परचेजेस है, डेबिट में आ जाएगा, परचेजेस डेबिट में आता है 18 लाख और 24,000, ठीक है। सेल्स दिया है तो सेल्स को लिख देते हैं बाय सेल्स। सेल्स है 20 लाख और 6 लाख, तो सेल क्रेडिट में आ जाएगा 20 लाख और 6 लाख। ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर किया है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड गारमेंट को करा है, तो जिसने ट्रांसफर किया उसकी सेल की तरह ट्रीट होगा, तो बाय ट्रांसफर लिख देता हूं मैं। जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसकी सेल की तरह क्रेडिट में लिख देता हूं, और जो रेडीमेड है उसके डेबिट में परचेजेस की तरह लिख देता हूं ट्रांसफर। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने माल दिया है उसकी सेल की तरह है क्रेडिट में, और रेडीमेड ने माल लिया है उसकी परचेजेस की तरह है डेबिट। बात समझ में आती है ये। आगे लिखा है एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग, तो ये लिख देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 68,000। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तो P&L में आएंगे, यहां नहीं आएंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है 3,60,000। बस ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और जीपी निकालते हैं। तो टोटल करते हैं, कितना टोटल हो गया क्लोथ का 27 लाख और रेडीमेड का टोटल हो गया 6,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो क्लोथ का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 6,60,000 और रेडीमेड का प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 6,60,000 और 1,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो टू सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 4,000 टू नेट प्रॉफिट। क्योंकि जो कॉमन एक्सपेंस है वो हमें बताया नहीं कि आपस में डिवाइड किस रेशो में करना है, तो उसे जनरल P&L में ही लिखेंगे, हम यहां नहीं लिख सकते। यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट 6,20,000 और 1,16,000। मैं यहां तक रुक गया, पहले यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारा असली काम शुरू होता है, ये तो आपने कर ही लिया। अब हमारा मेन काम शुरू होगा। ये तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L हमने बना लिया, प्रॉफिट हमने कंप्यूट कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन मेन बात है स्टॉक रिजर्व निकालना और कॉमन या जनरल P&L बनाना। वो काम करते हैं जो मेन काम है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेन काम है हमारा। यहां पर हम नोट कर लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट ब्रोट डाउन। क्लॉथ डिपार्टमेंट का जो जीपी था वो 6,60,000 था और रेडीमेड का जो
6,20,000 सॉरी 6,20,000 और 1,16,000 7,36,000। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब वर्किंग नोट में हम निकालते हैं स्टॉक रिजर्व, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास अलग अलग है। यहाँ अगर हमें डिफरेंट अलग अलग ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ओपनिंग स्टॉक पे कितना जीपी रेशो है, तो मैं नेट फिगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके नेट फिगर पे निकालता या अलग अलग सेम तरीके से निकालता। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं फिर से क्या लिखा है। यहां पर जो मेन बात है वो ये कि जो क्लोज डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल देता है, जो ट्रांसफर करता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टॉक है उसमें 80% क्लोथ है और पिछले साल का जीपी रेशो 25% है। तो ये तीन बातें बताई हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किया, 80% क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्लोथ है और पिछले साल का जीपी रेशो 25% है। इस हिसाब से पिछले साल का स्टॉक रिजर्व जो ओपनिंग स्टॉक पर है वो तो हम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक पर। ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देने की बात है, हमारे पास दो हैं डिपार्टमेंट, क्लॉथ और रेडीमेड। क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड से नहीं खरीदता है, रेडीमेड क्लॉथ से खरीदता है और महंगा माल खरीदता है। अगर हमारा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को महंगा माल दे रहा है, प्रॉफिट लेकर दे रहा है, तो वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है अगर माल बिका नहीं है तो, क्योंकि हम अपने आप से प्रॉफिट चार्ज ही नहीं कर सकते। हमारे दो डिपार्टमेंट है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स 100 का माल 125 में देता है, अगर वाई ने मान लिए बेच दिया, सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ गया हमारे पास, 125 रुपए आ गए, 25 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और हो सकता है 125 वाला इसने 175 में बेचा हो, तो सब कुछ आ गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन तब है जब ये माल नहीं बिका और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट लिखा है एक्स ने, ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड, क्योंकि 100 का माल 125 में एक्स ने वाई को दिया, एक्स और वाई दोनों हमारे बिजनेस का हिस्सा है, कोई अपने आप से प्रॉफिट कैसे चार्ज करेगा। तो माल नहीं बिका तो क्या है, ये स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। ध्यान देते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं तो उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हैं तो उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो बनेगा वो रेडीमेड के स्टॉक पे बनेगा, यहां कोई इशू नहीं है हमें क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में। इसमें हमारे को आपस में एक ही बिजनेस में माल खरीदा बेचा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट किसके स्टॉक में है, रेडीमेड के स्टॉक में। तो रेडीमेड के स्टॉक में प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडीमेड के स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, माल कितना ओपनिंग स्टॉक 48,000, 48,000। हमें बता रखा 80% कपड़ा है, तो 80% माल पे ही तो प्रॉफिट है। हमें बता रखा 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट ले लेते। कितना आया, 48,000 का 80% और 25%, 9600। कोई कंफ्यूजन इसमें, बता रखा है जितना माल है उसका 80% कपड़ा है, तो हमने पहले निकाला जो ओपनिंग स्टॉक है रेडीमेड गारमेंट है, जैसे शर्ट सिली हुई रखी है तो सिली हुई शर्ट में कपड़े का खर्चा कितना है, एक तो बटन है, सिलाई है, जो कपड़ा है वो 80% है, तो 48,000 का 80% निकाला, तो ये आ गया
38,400, इसका मतलब 38,400 का कपड़ा है और उस पे 25% प्रॉफिट लिया हुआ है पिछले डिपार्टमेंट ने, वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, वो 25% निकाल दिया हमने। ठीक है, अब यही काम हम करते हैं यहां पर, डेबिट में लिखते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000, 80% कपड़ा है ना। अब जीपी रेशो 25% है या नहीं, वो 25% तो पिछले साल का था, इस साल का जीपी रेशो क्या, उसके लिए हम आते हैं ट्रेडिंग पर और जीपी रेशो निकालते हैं। तो एक और वर्किंग नोट बनाते हैं और इसमें निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेशो ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। टू 2015-16 का जीपी रेशो निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? क्लॉथ डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि क्लॉथ डिपार्टमेंट ने तो प्रॉफिट लेके भेजा रेडीमेड को, तो क्लॉथ का जीपी रेशो निकालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, रेडीमेड का जीपी रेशो निकाल लेते हैं। अब भैया जीपी रेशो रेडीमेड का थोड़ी ना, वो रेडीमेड अपने आप को नहीं बेच रहा है, क्लॉथ डिपार्टमेंट प्रॉफिट लेके रेडीमेड को दे रहा है, तो क्लॉथ का क्या लेना है? जीपी रेशो। ठीक है, 90% बच्चे गलत रेशो निकालते हैं, जीपी रेशो। आप बताओ जल्दी से क्या आया? जीपी रेशो, जीपी रेशो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 6,60,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना? बस यही तो 90% बच्चे गलती करते हैं। भैया ये जो 4 लाख है ये भी तो सेलिंग प्राइस पे है, ये भी तो सेल है। जो 4 लाख रुपए है ये भी तो दूसरे को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल दिया है, तो ये भी तो सेल है। तो 24 लाख, यही तो गलती करते हैं बच्चे, और फिर एग्जाम के बाद कहते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ, इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती नंबर काट दिए। %27.5%, तो 27.5% का जीपी रेशो है जो क्लॉथ ने लिया है, तो वो 27.5% लगा देते हैं। वापस आकर यहां पर हम 27.5% जनरल P&L में हम निकाल रहे थे ना क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो 48,000 आया था ना, 60,000 का 80%, उसका 27.5%, 13,200 रुपए, 13,200। ये मेन काम है, क्वेश्चन की जान है। क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 5-6 नंबर का यही काम है। एक हमें कॉमन एक्सपेंस दे रखा है ना 1,80,000, तो टू जनरल एक्सपेंस, जो खर्चे बांट नहीं सकते वो जनरल P&L में लिखते हैं 1,80,000। टोटल क्या आ गया? 7,45,600, और जीपी क्या आ गया? ओ सॉरी, नेट प्रॉफिट 5,52,400, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जहां पर हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल को बेचा था, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को माल दिया, दूसरे ने पहले को नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अजय एंड कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, पी और क्यू। पी क्यू को देता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, पी डिपार्टमेंट क्यू को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल देता है। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बांटे हुए नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बता दिया कैसे बांटना है, सैलरी के लिए बता दिया कैसे बांटना है, डेप्रिसिएशन के लिए बता दिया कैसे बांटना है, जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी बांट दिया, तो सब खर्चों को कैसे कैसे बांटना है ये बता दिया। तो बहुत ही बढ़िया है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल है,
जो पी क्यू को देता है, क्यू पी को नहीं देता है। तो इसका मतलब ये भी अभी आसान वाला क्वेश्चन है। आइए मिलकर करते हैं, आप भी करिए मैं भी करता हूं, दोनों मिलकर करते हैं। पहले हमें ट्रेडिंग P&L बनाना है। कॉर्नर फॉर्म में, उसके बाद में जनरल P&L हम बना लेंगे, स्टॉक रिजर्व के लिए बनेगा फिर वो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ending 31st March 2016, particulars amount में डिपार्टमेंट P and Q, particulars P and Q, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये तो फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख एंड नील, परचेजेस 23 लाख, 2 लाख, गुड्स फ्रॉम P 7 लाख रुपए का माल P ने Q को ट्रांसफर किया है, तो P की सेल की तरह आ जाएगा बाय ट्रांसफर टू Q 7 लाख, Q में आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम P 7 लाख। तो P ने Q को ट्रांसफर किया है, तो P के क्रेडिट में आ गया और Q के डेबिट में आ गया। वेजेस, तो टू वेजेस 1,60,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस P&L की आइटम है, तो 10,000, 40,000। हम कभी भी ऐसा नहीं करते पहले ट्रेडिंग को कंप्लीट करें फिर P&L बनाएं। जब हम पढ़ रहे हैं जो P&L की आइटम है उसे हाथों हाथ P&L में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख और 1,80,000। सेल्स 23 लाख, 15 लाख तो प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L में आएगा 20,000, 16,000। सैलरीज के लिए बोला हुआ है 2:1 के रेशो में, तो सैलरीज को 2:1 के रेशो में डिवाइड करते हैं। 2,70,000 को 1,80,000 और 90,000,
सैलरीज के बाद है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के लिए बता रखा है टर्नओवर मतलब सेल्स के रेशो में। तो देखो असल में क्या है, याद रखिए एक बात ध्यान रखिए, जब हम जीपी रेशो निकालते हैं तो हम सेल के साथ साथ ट्रांसफर को भी लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफर भी सेलिंग प्राइस पे ही कर रखा है, जीपी रेशो उस पे भी लेते हैं। लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो सेल के रेशो में डिवाइड होना है, तो एडवर्टाइजमेंट हम बाहर वालों को सेल करने के लिए तो करते हैं, हम अपनी ही दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहां पर सेल के खर्चे में इंटर ट्रांसफर को मत लेना, बात समझ में आई। तो यहां जो सेल का रेशो आएगा वो क्या आएगा, 23 और 15। कहीं आप देखो 23 और 7, 30 और 15 नहीं लेना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बाहर वालों को सेल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने आप को दूसरे ट्रांसफर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो 23 और 15 के रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आया, कितना आया, 4474 556 26, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या बोल रखा है, तो जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 8 लाख, तो 6 लाख और 2 लाख आ जाएगा। डेप्रिसिएशन 1:3, 48,000 का 25%, 12,000 को 1:3 के रेशो में डिवाइड करो, 3,000, 9,000। सभी एक्सपेंस आ गए। अब हम जीपी और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बेसिक काम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो जो ये काम है, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ये अभी 2 नंबर 3 नंबर का काम करा अभी हमने, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्लरिकल वर्क है, इसे तो कोई भी कर लेगा। क्या आया टोटल, 35 लाख, और जीपी क्या आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 10 लाख, और यहां आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 10 लाख, नेट प्रॉफिट 1,32,526। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया डिपार्टमेंट पी का। क्यू की बात करते हैं, 16,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 6,20,000। नेट प्रॉफिट 2,29,474। तो ये बेसिक काम है जो बहुत मामूली है, कोई भी कर लेगा। चलिए आते हैं जो मेन काम है, जनरल पी एंड एल बनाते हैं। जनरल पी एंड एल अकाउंट, और जनरल पी एंड एल में सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ है बाय नेट प्रॉफिट, पी और क्यू। पी में हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1,32,526, और क्यू में 2,29,474, ये हुआ है प्रॉफिट। 3,62,000।
डिपार्टमेंट क्यू के स्टॉक में प्रॉफिट है, जो पी से माल आया उसमें। ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की तो कहानी खत्म हो गई। तो अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की। तो स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट में निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक ऑफ क्यू। यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक बात, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कि इसमें केवल माल की कॉस्ट है और कोई कॉस्ट नहीं है। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो मैं मानता कि इसके अंदर वेजेस भी है, वेजेस भी है, माल भी है, वेजेस भी है, लेकिन अब रॉ मटेरियल लिखा है तो इसका मतलब ये केवल और केवल रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ये रॉ मटेरियल है। जो डिपार्टमेंट क्यू है उसके पास केवल पी से माल नहीं आता है, मार्केट से भी खरीदता है। तो इस रॉ मटेरियल के अंदर दो है, एक परचेजेस में से है और एक डिपार्टमेंट पी से है। हमें कौन सा माल चाहिए? पी से जो आया है, और इसका माल 2 लाख और 7 लाख है, तो 2:7 का रेशो है। तो हमें वो माल चाहिए जो पी से आया है, क्योंकि पी ने प्रॉफिट कमाया, वही अनरियलाइज्ड है। तो गुड्स फ्रॉम पी से माल कितना आया? 1,80,000 इंटू 7/9 है ना, 2:7 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो 2 और 7 के रेशो में 7/9 1,40,000। 2/7 क्यों करा? ध्यान से देखो ना, दिखाई दे जाएगा। अगर हम देखें ध्यान से, जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा ये पता लगाने के लिए हमें ये देखना है इसमें से कितना माल पी से आया है। क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, तो मैं ये कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल है तो इसमें परचेजेस और ट्रांसफर फ्रॉम पी दो चीजें इंक्लूड है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होता तो मैं 3 रेशो निकालता, वेजेस को भी लेता। फिर मैं क्या कहता, अगर मान लिया रॉ मटेरियल नहीं लिखा होता तो मैं क्या कहता, 1,80,000 का जो माल है इसमें 3 चीजें हैं, एक परचेजेस, एक जो पी से ट्रांसफर हुआ, और एक वेजेस। मुझे पी वाले से मतलब होता तो मैं उसका रेशो निकालता, 2:20, 70 और 16 के रेशो में से मैं कहता 70/106 करता। लेकिन जब हमें कहा है कि ये रॉ मटेरियल है तो उसके अंदर दो ही चीजें हैं, इसके अंदर परचेजेस है और पी से ट्रांसफर आया, मुझे ये चाहिए, तो 70/20 मतलब 70/90 मतलब 7/9 का रेशो आ गया। तो 1,40,000 रुपए का माल है जो क्यू के स्टॉक में है, जो पी से आया है। पी ने प्रॉफिट कमाया, पी ने कितना प्रॉफिट कमाया, इसके लिए पी का जीपी रेशो निकालते हैं। तो जीपी रेशो ऑफ पी निकालते हैं, जीपी रेशो ऑफ पी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट पी का कितना है? 10 लाख डिवाइड बाय सेल 30 लाख, क्योंकि 7 लाख रुपए का ट्रांसफर भी सेलिंग प्राइस पर है। 30 लाख इंटू 100, 33.33% या 1/3, 13.33% या 1/3, 1/3 करना आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। स्टॉक रिजर्व 1,40,000 इंटू 1/3, तो कितना आ गया स्टॉक रिजर्व? 40, तो 46,667 हमारा स्टॉक रिजर्व आ गया। और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना हो गया?
3 लाख। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपको समझ में आ जाए। हमें पहले नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनाना है। नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनाने के बाद जनरल P&L बनाना है। जनरल P&L में हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व के लिए हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल दूसरे से आया हुआ है और उसका जीपी रेशियो अप्लाई करना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, अगर समझ में। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उनमें ए बी को ट्रांसफर कर रहा था, बी ए को ट्रांसफर नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर तो देखो, तो भैया यहां तो ए बी को बी ए को सब कर रहे हैं ट्रांसफर। तो यहां तो बहुत कुछ हो रहा है, तो यहां दोनों का प्रॉफिट निकलेगा। तो कैसे होगा, करते हैं क्वेश्चन फटाफट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 16, particulars A and B, particulars A and B। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1,60,000। परचेजेस 4,60,000, 3,40,000। कैरेज 10,000, 10,000। वेजेस 60,000, 40,000। सेल्स 7 lakh, 5,60,000। ट्रांसफर, यहां पर ट्रांसफर दिया हुआ है हमें, तो परचेज्ड गुड्स अलग ट्रांसफर किया है, फिनिश्ड गुड्स अलग ट्रांसफर किया है। तो ए ट्रांसफर बाय बी टू ए और ए टू बी। ए ने जो बी को ट्रांसफर किया है वो 40 और 2,40,000 किया है टू ट्रांसफर। और जो ट्रांसफर हुआ है बी ने ए को करा है, तो ये 2,25,000 है। तो 225 इन्होंने ट्रांसफर किया, जो इनके लिए परचेजेस हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझो, क्या लिखा है। बी ने ए को ट्रांसफर किया 50 और 1,75, तो बी ने ए को 2,25,000 ट्रांसफर कर दिया, बी की सेल और ए की परचेजेस। और जो ट्रांसफर करा ए ने बी को, ए की सेल और बी की परचेजेस, ये ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लिखा है रिटर्न। रिटर्न भी हुआ है, तो रिटर्न कितना है। बी ने ए को 50,000 का रिटर्न करा है, तो बी ने रिटर्न करा है तो बी के क्रेडिट में आ जाएगा 50,000 और ए के डेबिट में आ जाएगा 50,000 जो रिटर्न करा है। और 35,000 रुपए ए ने बी को रिटर्न किया है। 35,000 बी ने ए को रिटर्न किया बाय क्लोजिंग स्टॉक। ए के पास स्टॉक है, अलग अलग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, 142,500 और 1 लाख। ये माल है इनके पास, ठीक है। कुछ और एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बस ये तो सीधा ही जीपी आ जाएगा और नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ए में टोटल क्या रहा है, ए का टोटल 11,17,500 और जीपी बी का टोटल बी का टोटल क्या रहा है 9,35,000 और बी का जीपी 2,10,000। अब लग गया जीपी रेशो भी निकाल ले, दोनों के निकालने पड़ेंगे ना। जीपी रेशो ए का जीपी है 2,12,500, सेल कितनी है सेल कितनी है 7 लाख प्लस 2,40,000 -35,000 या -50,000। दिमाग लगाना बंद कर दिया आप लोगों ने। देखो भाई ध्यान से, ये परचेजेस रिटर्न है और ये सेल्स रिटर्न है। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे, परचेज रिटर्न एक सेम साइड वाली आइटम 240 लिखा, 7 लाख लिखा, वहीं 35 है, माइनस कैसे हो जाएगा उसमें से सेम साइड के आइटम। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। रिटर्न हमने वहां लिखा है वो परचेज रिटर्न है, क्रेडिट में जो लिखा और जो डेबिट में लिखा है वो सेल्स रिटर्न है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जीपी रेशो आएगा, कितना आया जीपी रेशो क्वेश्चन में एक बात हो रहा है वो और पढ़ लेते हैं ध्यान से। एक बात हो रही है, ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Purchased goods have been transferred at their respective departmental purchasing cost। ये कह रखा है जो परचेजेस गुड्स हमने ट्रांसफर किया है वो हमने रेस्पेक्टिव कॉस्ट पर ट्रांसफर किया है, और जो फिनिश्ड गुड्स हमने ट्रांसफर किया है वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सेल्स में परचेज्ड गुड्स जो ट्रांसफर्ड है वो नहीं लेना। दोबारा से बताता हूं मैं क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते। देखो भाई ट्रांसफर सबसे पहले हम देखते हैं, मैं हाईलाइट करता हूं ए की सेल कितनी है ना, वो हाईलाइट करता हूं। जो ए की सेल है वो कितनी है, तो ए की जो सेल है वो है एक तो 7 लाख, ये सेल है, और एक ट्रांसफर है जो ए ने बी को करा 40,000, और फिनिश गुड्स का ट्रांसफर है जो ए ने बी को करा 2 लाख, और एक जो सेल से रिटर्न होकर आई, रिटर्न हुआ, और रिटर्न जो बी ने ए को करा वो 50,000। तो ये 1 2 3 4 चीजें हैं जो हमारे मतलब की हैं। अब इसमें हमने 7 लाख की सेल लेनी है, लेकिन लिखा है जो परचेज को ट्रांसफर किया है वो कॉस्ट पे ट्रांसफर किया है, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसे भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट किस में है, जो फिनिश गुड्स ट्रांसफर करा है उसमें। इसमें
इसमें प्रॉफिट है और ये हमारी रिटर्न आ गई 50,000 की। तो जीपी रेशो निकालने के लिए हमें क्या लेना है? जीपी रेशो निकालने के लिए हमें लेना है 7 लाख की सेल, 2 लाख का फिनिश गुड्स ट्रांसफर, और यहां देखो ध्यान से, यहां लिखा रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अगर यहाँ रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स होता तो माइनस नहीं करता, क्योंकि वो लिखा ही नहीं है। -50,000। बात समझ में आई? 25% आ गया। बी की बात करते हैं। जो बी है उसकी जो जीपी है वो 2,10,000 है, और उसकी सेल देखें तो 5,60,000 है, और उसने जो फिनिश गुड ट्रांसफर किया है 1,75 का किया है, और उसकी फिनिश गुड्स की रिटर्न है 35,000। मैं इसको भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 5,60 है ना, 1,75 है और 35,000। ये 3 चीजें, ठीक है। तो कितना आया? 30%। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों का जीपी रेशो निकाल लिया। जब हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, रिटर्न होता है, तो जीपी रेशो निकालने में भी गलती हो जाती है, तो वो हमने ध्यान से निकाला। एक बार फिर से पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में। 20% ऑफ फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। जो फिनिश गुड्स स्टॉक है क्लोजिंग गुड्स में से 20% दूसरे से आया हुआ है। बहुत आसान हो गया ये, जल्दी से निकालते हैं स्टॉक रिजर्व, और हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग के बाद में कॉमन पी एंड एल, जनरल पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जनरल पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास? ए का 2,12,500, बी का 2,10,000, 422,500। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या, हमें करना क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बना दिया, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग। अभी हम बना लेते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बोलना चाह रहे थे, है ना। इसका मतलब कंसोलिडेटेड एक तरीके से पी एंड एल है। तो अगर हमें कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग भी बनाना हो तो दोनों के बाद एक टोटल का कॉलम बना लोगे तो वो हो जाएगा। हम कंसोलिडेटेड जनरल पी एंड एल या कंसोलिडेटेड पी एंड एल पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास? है। अब उसके ऊपर क्या स्टॉक रिजर्व बनेगी? उसके लिए कुछ बोल रखा है हमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में? एट कॉस्ट। तो इसकी पिक्चर से बाहर हो गया, है ना। अब हम केवल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाते हैं, है ना। टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक ऑफ ए। अब देखो दोनों के स्टॉक रिजर्व बनेंगे, क्योंकि ए के स्टॉक में बी से माल आया हुआ है, बी के स्टॉक में ए से माल आया हुआ है। तो स्टॉक ऑफ ए, स्टॉक ऑफ ए कितने का है? 142,500। 142,500 का स्टॉक है ना। नहीं, क्योंकि हमें जो स्टॉक रिजर्व निकालना है वो केवल फिनिश गुड्स वाले पर निकालना है, और फिनिश गुड्स का माल कितना है? 120, है ना। तो केवल 1,20,000 रुपए का है। जो परचेज गुड्स है उसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं। 1 लाख कितना माल है जो लिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है? 20% माल है, तो इंटू 20%, तो 24,000 रुपए का स्टॉक हो गया, है ना। 24,000 का स्टॉक हो गया। कितने परसेंट?
ये एक गलती है जो 90% बच्चे गलती करते हैं। 90% बच्चे, ए ने अपने आप को ही माल बेचा है, ए को माल किसने बेचा है? बी ने। तो बी ने प्रॉफिट कमाया होगा, और बी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 30%। ये कॉमन मिस्टेक है, हर कोई करता है। कितना है? 7200। स्टॉक ऑफ बी, स्टॉक ऑफ बी कितने का स्टॉक है जो फिनिश गुड्स है? 70,000 है ना। 20% है, कितना हो गया? 14,000। प्रॉफिट 25% होगा, 3500। में आया। तो ये क्वेश्चन की जान है, ये जो स्टॉक रिजर्व है, ठीक है ना। बताओ नेट प्रॉफिट क्या आ गया फाइनल? 4 लाख टू नेट प्रॉफिट। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को, दूसरा पहले को ट्रांसफर कर रहा है, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया? हम लोगों ने दोनों का जीपी रेशो निकाला कि दोनों में कितना जीपी रेशो आ रहा है, और दोनों का जीपी रेशो निकालने के बाद में दोनों का स्टॉक रिजर्व निकाला, और ध्यान रखा ए के स्टॉक रिजर्व में बी का जीपी लेंगे, बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का जीपी लेंगे। यहां पर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, अगर एड कॉस्ट नहीं लिखा होता, पिछले साल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नेट फिगर पे निकालता। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को करते। क्वेश्चन नंबर 17, रजनी लिमिटेड है, इनके दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जनरल P&L अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर दिया है। तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व की बात नहीं आएगी। परचेज गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं, फिनिश गुड्स का रिटर्न भी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिनिश्ड और परचेजेस गुड्स का, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। तो जो माल खरीदते हैं वो कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, जो माल बनाते हैं फिनिश गुड्स उसे मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर करते हैं, और 25% जो स्टॉक है हर एक डिपार्टमेंट का, वो फिनिश गुड्स का है दूसरे वाले डिपार्टमेंट से। तो ये जो है दूसरे डिपार्टमेंट से लिया हुआ 25% है। तो स्टॉक रिजर्व के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो जो पूछा है हमसे, पूछा है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, तो बनाते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हमारा डेबिट साइड बन गया, ये क्रेडिट साइड। आप भी साथ साथ करिए, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, और तब पता चलेगा खुद करने में
कि मेरी स्पीड को आप जो डबल ट्रिपल एक्स पर चलाते हो ना, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स, वो मेरे साथ साथ करने में आपको इतनी जल्दी से नहीं कर पाओगे, साथ साथ करने में लगेगा नहीं, स्पीड ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 80,000, 48,000। परचेजेस, परचेजेस रिटर्न है या नहीं, परचेजेस रिटर्न नहीं दिखाई दे रही है। 3,68,000, 2,72,000। कैरिज इनवर्ड डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग के, तो लिख देते हैं टू कैरिज इनवर्ड 8,000, 8,000। वेजेस 48 and 36, सेल्स, सेल्स है 5,60,000 और 4,48,000। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड Y to X, परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर करा है Y ने X को, तो Y के क्रेडिट में आ जाएगा और X के डेबिट में। X ने Y को ट्रांसफर किया है, तो X के क्रेडिट में, Y के डेबिट में। फिर फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, Y ने X को 140, $1,40,000 X के डेबिट में आ जाएगा। 1,60,000 X ने ट्रांसफर किया है Y को, तो Y के डेबिट में आ जाएगा। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, तो रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स Y ने X को किया है, X के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि Y ने X को ट्रांसफर किया है, तो X के डेबिट में आ जाएगा। और 28,000 का X ने Y को करा है, क्लोजिंग स्टॉक परचेज्ड गुड्स 18,000, 28,000। फिनिश गुड्स 96,000 और 56,000। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न को नेगेटिव आइटम भी दिखा सकते थे। चलिए टोटल करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है। $8,94,000,
प्रॉफिट आ रहा है 1,70,000 का जीपी, वाई का देखते हैं कितना प्रॉफिट है। टोटल 7,52,000। वन लैख 68,000। हमसे कहा जा रहा है कि आप जनरल पी एंड एल बनाइए। अब जनरल पी एंड एल बनाने के लिए, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है जो जनरल पी एंड एल में आनी चाहिए एक्सेप्ट स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व को हम जनरल पी एंड एल में लिख लेते हैं। बाकी तो हमारा कुछ भी जनरल पी एंड एल की आइटम नहीं है यहाँ पर। तो जनरल पी एंड एल बनाते हैं। ये बन गया हमारा जनरल पी एंड एल। यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एक्स का 1,70,000, वाई का 1,68,000। तो हमारे पास 3,68,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हमें बनानी है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए हमें ये पता है कि एक्स वाई को और वाई एक्स को सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, और सेलिंग प्राइस पर जीपी रेशो क्या है वो पता लगाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व पता लगाने के लिए। तो हम वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व करते। सबसे पहले जीपी रेशो निकालते हैं, जो होता है जीपी ऑन नेट सेल्स इंटू 100। यहाँ पर सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम कोई चीज कॉस्ट पर दे रहे हैं तो वो सेल में नहीं आती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जीपी तो हमें पता ही है 1,70,000 और 1,68,000 है, लेकिन हमें सेल भी लिखनी होगी कि हमारी सेल कितनी है, ताकि हम प्रॉफिट ले सके, जीपी रेशो निकाल सके। जो सेल दी हुई है हमें, एक तो ये सेल है 5,60,000 और 48। जो ट्रांसफर हुए हैं परचेज्ड गुड्स, ये कॉस्ट पर हुए हैं, तो ये हमारी सेल नहीं है। और ये हमारी सेल 1,60,000 की, और इसमें से हमने ट्रांसफर किया है और कुछ ट्रांसफर होकर वापस जो आया है, इस तरीके से सेल से रिटर्न। तो हमारे पास नेट सेल्स हो गई 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000, 6,80,000। जीपी रेशो आ गया
1,70,000 divided by 6,80,000 into 125%। वाई की देखते हैं, नेट सेल कितनी आएगी। तो वाई के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स। 4,48,000, 1,40,000, 28,000 नेगेटिव। तो ये आ गया 5,60,000। परसेंटेज निकालते हैं। 1,68,000 डिवाइड बाय 5,60,000, 230%। तो एक्स जो प्रॉफिट लेता है 25% लेता है और वाई जो प्रॉफिट लेता है वो 30% लेता है। ओपनिंग स्टॉक हमें कॉस्ट पर दे रखा है। हम स्टॉक रिजर्व बनाते हैं ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं, इजी रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 था ये, वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, उसी के कंटिन्यूशन में कर लेना, मेरे पास जगह नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेशो और कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो हम स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। स्टॉक ऑफ एक्स, एक्स का स्टॉक जो फिनिश गुड्स था वो है 96,000 का 25% गुड्स स्टॉक के अंदर है जो दूसरे से खरीदा हुआ है। तो ये है गुड्स फ्रॉम वाई। तो गुड्स फ्रॉम वाई है 24,000 और इस 24,000 के ऊपर ये है गुड्स फ्रॉम वाई। वाई से 24,000 का माल आया हुआ है, इस पर प्रॉफिट लिया होगा वाई ने। तो वाई ने प्रॉफिट लिया होगा, वाई का जीपी रेशो है 30%। 24,000 टू 30%, 7,200 रुपीज। तो ये हमें स्टॉक रिजर्व निकालना होगा इस तरीके से। दूसरा वाला हम कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक ऑफ वाई 56,000, इसमें से गुड्स एक्स से कितना आया 56,000 इंटू 25%, 14,000। और इसमें प्रॉफिट एक्स ने कितना लिया 25%, 3,500। तो 7,200, 3,500, टोटल हमारा स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 10,700। नेट प्रॉफिट क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर दिया है तो ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला।
तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमारा स्टॉक रिजर्व निकाला हमने, ये टोटल में गड़बड़ हो गई, 1,70,000 प्लस 168, 3,38,000। $3,27,300। ठीक है बच्चों, पूरा क्वेश्चन एक साथ देखिए सॉल्यूशन। तो मिथुन है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, और इनके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई। जो ट्रांसफर करते हैं डिपार्टमेंट में, परचेज्ड गुड्स भी ट्रांसफर करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ट्रांसफर करते हैं। परचेज गुड जो बाहर से बना बनाया खरीदा है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो इन्होंने खुद बनाया है। जो गुड्स परचेज किया हुआ है वो तो कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जिस रेट पे खरीदा वही ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ गई किसी डिपार्टमेंट को तो। लेकिन जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो सेलिंग प्राइस पर ही, जो हम नॉर्मली दूसरों को सेलिंग प्राइस, जिस सेलिंग प्राइस पे माल देते हैं उसी सेलिंग प्राइस पर हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी देते हैं। तो ट्रांजेक्शंस हमें बता रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, सेल्स, wages, purchases, closing stock. Following were the transfer from X to Y, purchase goods and finished goods, और Y to X भी बता रखा, purchase goods and finished goods। तो जो आपस में इन्होंने ट्रांसफर कर रखे हैं एक दूसरे को, वो भी हमें बता दिए गए हैं। स्टॉक जो वैल्यू करते हैं हम, एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न क्या रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन डिपार्टमेंट इंक्लूड्स 20% पोर्शन ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अनदर। अभी हम देख लेंगे ये क्या है। हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और जनरल P&L बनाना है। पहले हम सब कुछ भूल के ना नॉर्मल, देखो जो भी एक दूसरे को माल दे रहे हैं उसके एंड में हमें स्टॉक रिजर्व बनाना